चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा था, लेफ्ट टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको थोड़ा खोल के पढ़ लें, लेकिन इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो हम इस वाले लेक्चर में जाएंगे कि टाइप्स क्या होती हैं, यानी वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और यूनिट टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें। तो इसमें हम जाएंगे। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर टेस्टिंग लाइफ साइकिल? हम let me just briefly review that ताकि आपको टेस्टिंग लाइफ साइकिल समझा दूं। कौन गया? शेयर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अ, ठीक है, तो मैंने बताया था ये SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो जो आपको याद है, लेकिन टेस्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को समझते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि भाई बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसको टेस्ट करने में कितना वक्त लगेगा। एंड देन यू डेवलप द टेस्ट केसेस। टेस्ट केस का मैंने बताया था कि आपको आप स्टेप्स लिखते हैं, उसके बाद आप जो डेटा डालना होता है वैलिड और इनवैलिड वो लिखते हैं, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, रिजल्ट। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें मेजर होती हैं टेस्ट केसेस की। तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था, और ये डेटा डाला था। और ये डालने के बाद वो पास हुआ था या फेल हुआ था। ठीक है, तो टेस्ट केस लिखते हैं आप, जितने सिनेरियोज होते हैं उतने ज्यादा टेस्ट केस लिखते हैं। उसके बाद फिर आप एनवायरनमेंट एक्चुअली होता है कि जो डेवलपर है उस एनवायरनमेंट से हट के टेस्ट करना चाहिए, ताकि आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। डेवलपमेंट टीम के पास तो बहुत सारा एनवायरनमेंट में अगर कोई पैच ऐड किया हुआ है वो भी है, कोई और चीज़ लगानी थी वो भी लगा ली थी, लेकिन जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वो नॉर्मली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से सेपरेट होता है। ठीक है, सब टेस्ट इंजीनियर अलग होते हैं। फिर आप टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, तो उसमें वो पास होता है या फेल होता है। पास होता है तो आप उसको लिख देते हैं, फेल होता है तो फिर आप डेवलपमेंट को टीम को दोबारा से भेजते हैं, उस इंजीनियर को या डेवलपर को, और वो सही करता है, उसको डीबग करता है। सही का बनने का मतलब है डीबग करता है, यानी जो बग है उसको समझता है, देखता है, दोबारा से कोड लिखता है, सही करता है। ठीक है, तो दैट वाज अ टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, तो दोनों को समझ लीजिए, दिस इज नॉट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दिस इज टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको टेस्ट करना भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम इसको बंद कर दें और हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे चले जाएंगे। एक मिनट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है लोगों को? चलिए, कुछ और लोग भी। ठीक है, पिछला समझ में आ गया, या कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ ले, अदरवाइज विल गो टू दिस टॉपिक। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? ठीक है, देखिए, टेस्टिंग से क्या मुराद है, टेस्टिंग लेवल से क्या मुराद है, जरा देखिए। अ, जब आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर 10 लोग लिख रहे हैं तो एक आदमी अपना कंपोनेंट लिख रहा है, दूसरा दूसरा लिख रहा है, तीसरा लिख रहा है, लेकिन वो किसी और को देने से पहले अपने कोड को चेक करेगा कि मेरा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। अब वो 100 लाइनों का होगा, 200 लाइनों का होगा, कोई रिपोर्ट बनाई होगी, कोई स्क्रीन बनाई होगी, बट वो इंडिविजुअली चेक करेगा, दैट इज यूनिट। अब वो उसका कोई इतना नहीं है कि 100 लाइनें होंगी या 200 लाइनें होंगी, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट जो मैंने एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बनाया होगा एज डेवलपर। तो बिफोर आई गिव इट टू somebody, आई चेक माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, उस
कम छोटा सा जो यूनिट मैंने लिखा है, जो छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है, उसको डिवेलपर चेक करता है। फिर उसको, अगर मैंने एक हफ्ते प्रोग्रामिंग की है तो मैं उसको दो तीन चीज़ों से और जोड़ता हूँ, और फिर मैं अपने कंपोनेंट को टेस्ट कर लेता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने 4 दिन में या 3 दिन में जो कोड लिखा हुआ है वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सबको ज्वाइन करके कंपोनेंट बन जाता है। अब ये नॉर्मली कंपोनेंट जो है वो यूनिट टेस्टिंग नहीं होती है, वो टेस्ट इंजीनियर चेक करते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा यूनिट का क्या मतलब है, कंपोनेंट का क्या मतलब है, और इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। ये देखिए, लोग एंटर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या होगी? दिस इज बाय डेवलपर। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। ओह। तो दिस इज बाय डेवलपर। ये जो है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये कोडर ने लिखा है और खुद ही चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये उसने खुद ही बनाया है और खुद ही वो चेक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, एक यूनिट, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट, और ठीक है ना, ये जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन चेक होगी। ठीक है, तो वो उसकी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, और ठीक है, तो ये let me- ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है कि अगर तीन प्रोग्रामर एक बेंच पे बैठे हुए हैं या एक जगह बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आपस में कोड शेयर कर लिया और चेक कर लिया, उसके बाद फिर वो टेस्ट इंजीनियर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यूनिट से बड़ा जोड़ के कंपोनेंट बना दिया। लेकिन ये भी पूरा एक मॉड्यूल नहीं बनाया है, तो मॉड्यूल बनाते हुए और करेंगे। फिर ये वो कंप्लीट टेस्ट है जो होगा, और ये कंप्लीट करने के बाद फिर ये सिस्टम उसको दिया जाएगा यूजर को। तो ये यूजर चेक करता है, ये डेवलपर खुद चेक करता है, ये टेस्ट इंजीनियर चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ताकि आगे चलें। ठीक है, जरा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। यूनिट टेस्टिंग क्या है, जरा ये है, देखिए। टेस्टेबल पार्ट जो कि कोडर खुद लिखता है। छोटा सा कोड होगा, 200-300 लाइनों का, जो कि खुद ही वो चलाएगा, खुद ही चेक करेगा। ठीक है, और यूनिट टेस्टिंग इज जनरली कंडक्टेड बाय द डेवलपर्स। और या फिर वो कहेगा मैंने तो चेक कर लिया, जरा तुम चला के देख लो, पर उसी से कह रहा है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, इट इज नॉट परफॉर्म बाय द टेस्ट इंजीनियर्स। कोई बताएगा ये टेस्ट इंजीनियर्स क्यों नहीं करते हैं ये वाला टेस्ट? एनी क्वेश्चन? और ठीक है, व्हाई नॉट बाय? कोई सर को बताएगा ये टेस्ट इंजीनियर क्यों नहीं करते हैं? कोई सुन रहे हैं? सारे लोग क्या नहीं सुन रहे? ये टेस्ट जो है, ये यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है और टेस्ट इंजीनियर नहीं करता सर है। क्योंकि हाँ, क्योंकि बोलिए। टेस्ट इंजीनियर जो है वो बिल्कुल जो फाइनल आपका प्रोडक्ट होता है, फाइनल सॉफ्टवेयर होता है, उसकी टेस्टिंग करता है, उसको जो है फिक्स करता है बेसिकली। यूनिट टेस्टिंग जो है वो लोकल लेवल पे होती है, जो डेवलपर है वो खुद यूनिट अपने टेस्ट करता है कि क्या उसने जो लाइक अपने पहला ड्राफ्ट है यूनिट का वो सही बनाया है नहीं। हाँ, देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बात समझने की जरूरत है, जो कुछ कोडर जो है या डेवलपर है ना, दो काम करता है। वो सॉफ्टवेयर का कोड भी लिखता है, अपना लिखा हुआ कोड टेस्ट भी करता है। ठीक है, अभी मैंने क्विज दिया था, तो मतलब कहीं और, तो उसमें ये सवाल था कि भाई टेस्ट कोडर क्या करता है या प्रोग्रामर क्या करता है। तो प्रोग्रामर समझने की बात है कि जो कुछ मैंने लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं उठा के दे देता हूँ, मैं उसको चेक करता हूँ कि वो सही कंप्यूट कर रहा है, सही कैलकुलेट कर रहा है, डेटा में से उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। तो आई नीड टू मेक श्योर कि माई कोड इज वर्किंग ओके, so दैट इज
डेवलपर जो है ना वो पहले करा, तो टेस्ट इंजीनियर करता नहीं है वो। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है आपकी बात। अम, ठीक है, उसके बाद फिर वो लिखता है और फिर उसके बाद वो आगे चला जाता है। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग से क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग से देखिए क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जी मेरा कोड सही चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपने कोड लिखा है, और कोड लिखने के बाद आप चला के देख रहे हैं, तो यू हैव द कॉन्फिडेंस कि मेरा कोड सही चल रहा है। ठीक है ना। कोड उठा के अगर ऐसे ही दे दिया था तो आपको पता ही नहीं था कि जी कोड सही चल रहा है, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस है भाई, मेरे पास तो सही चल रहा था, दिखाओ क्या मसला है। तो ये तभी होगा ना जब आपने यूनिट टेस्टिंग की होगी, तो यू हैव द कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल सही है, इसको आगे दे दो। ठीक है। तो दिस वाज वर्किंग ओके, मैंने चेक कर लिया था कि मेरे पास सही चल रहा था। अगर आपने चेक किए बगैर भेजा होगा तो फिर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते मेरे पास तो सही चल रहा था। तो दैट इज द रीजन यू डू इट। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि आपको अपना कोड खुद ही चेक करना होता है, नॉर्मली करते हैं आपको पता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। तो उसके बाद आप मतलब ये फायदा बता रहा है उसका कि भाई क्यों होता है, एक्चुअली होता है ये कि जनाब, अगर आप अपना कोड चेक कर लेंगे, टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग एक तो ये है कि जी सारा कोड लिखने के बाद चेकिंग होगी, विच इज़ वेरी कॉस्टली, उसको टेस्ट को, बग को पकड़ना भी मुश्किल काम है, और सारे लोगों को दोबारा दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो नॉर्मली दिस इज ए टेस्ट स्ट्रेटेजी कि आप अपनी यूनिट चेक कर लें, और उसके बाद छोटे छोटे कंपोनेंट्स में चेक कर लें, ताकि हमें पता हो कि अलग अलग सही चल रहे थे, और बाद में हम जोड़ के सिर्फ आपस में देखेंगे कि ये डेटा सही भेज रहा है नहीं भेज रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो दैट्स ए टेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। तभी दूसरी बात ये है कि ऐसा लगता है कि अगर टेस्ट इंजीनियर चेक कर रहा है तो वो स्लो हो रहा है, स्लो नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर में वो काफी फास्ट पेस के साथ चीजों को समझने के बाद करने लगता है। ठीक है, फास्ट पेस के साथ जाता है। पढ़ लीजिए अगेन, क्या करता है जनाब, ये जो मैंने अभी बताया स्ट्रेटेजी कि अगर आप आगे ले जाएं और उसको कस्टमर तक दे दें, फिर आपको टेस्ट करने में मुश्किल होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट को चेक करते जाते हैं और बग्स को फिक्स करते जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी उसकी थ्योरी है स्मॉलेस्ट कंपोनेंट और ये सारी चीजें। ठीक है। तो इसमें जब आप चेक करते हैं तो इसमें टेस्ट के सिनेरियो भी थोड़े हैं और डेटा भी थोड़ा है, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये बिल्कुल सही था। ठीक है, अब आपने 3 दिन का कोड लिखा, उसको चेक कर लिया, और फिर आपने किसी और को दे दिया। उसने अपना कोड आपके कोड के साथ इंटीग्रेट किया, और उसने कहा कि भाई डेटा सही आ रहा है, आपके पास से डेटा सही आ रहा है। ठीक है, दोनों चेक कर लिया उसने। ठीक है, तो वो ये देखता है कि आपस की कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स की सही हो रही है कि नहीं हो रही। आपने वहां से डेटा उठाया था और सही आ रहा था, कंप्यूट सही कर रहा था, तो मेरे वाले कोड में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने लिखा या मैंने रिपोर्ट लिखी, तो जो तुमने कंप्यूट किया हुआ है डेटा उसको मैंने उठा के देख रहा हूँ कि जनाब ये मैंने रिपोर्ट सही चल रही है मेरी। ठीक है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक स्क्रीन है जिससे डेटा एंटर हो रही है, और एक स्क्रीन है जो सॉरी रिपोर्ट है जिससे वो डिफरेंट पैरामीटर से, तो आपने लिखा, कोड एंट्री हुई, डेटाबेस में चला गया, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब मैंने रिपोर्ट लिखी है तो मुझे उसी डेटाबेस से उठाना है जो आपने टेस्ट डाला था, और फिर मुझे चेक करना है कि जनाब ये दोनों एप्लीकेशन, ये दोनों छोटे छोटे पार्ट जो है ना वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और डेटा शेयर हो रही है, वरना फिर हम देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ तक ये एग्जांपल दी है कि एक आपने डेटा को कोड बनाया है जिसमें आप एक में डेटा एंट्री करवा के सेव करवा रहे हैं, और दूसरे में आप ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग ने लिखा है ना, फिर आप इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, दैट इज कंपोनेंट। यहाँ डायग्राम से जरा आपको समझ में आएगा, देखिए ये प्रोग्रामर्स हैं जो कोड लिख रहे हैं, 2 या 3, और फिर उनको एक हफ्ता दिया गया, उन्होंने कंपोनेंट लिखा, तो ये आपस में चेक करेंगे, उसके बाद ये जोड़ लेंगे, और ये भी टेस्टिंग खुद ही करते हैं। ठीक है, तो ये कर लिया उन्होंने, उसके बाद जैसे होते कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 जोड़ के ये सेल्स का मॉड्यूल बन रहा है, या किसी और चीज़ का मॉड्यूल बन रहा है। या जैसे अगर आपका एग्जाम्स का है तो एग्जाम के अंदर
रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है, ये रिजल्ट का मॉड्यूल है, ठीक है। आपने यूनिट टेस्टिंग कर ली और अपना अपना कोड चेक कर लिया, उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, और फिर आपका हफ्ता 10 दिन का ये कंपोनेंट पूरा हो गया। ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है। इन सबको आपने जोड़ा तो देर आर, मतलब कोई ऐसी डिफाइन वो नहीं है कि इतने लाइंस ऑफ कोड होगा आपका, ठीक है ना। ये टीम काम कर रही है, जो कुछ इंडिविजुअली काम कर रही है उसने अपना कोड लिखा और जाके अपलोड कर दिया गिट पे, या जो भी मॉड्यूल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, वहां ले जाके कर दिया, वहां से इंटीग्रेट हो गया और फिर वो टेस्टिंग हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है डिफरेंट लेवल के। यहाँ से फिर जो है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन्वॉल्व हो जाएंगे जब इंटीग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर वो इंटीग्रेशन हो गई, लेकिन अभी भी पूरा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो पूरा सिस्टम कब होगा? जब मॉड्यूल 1 की टेस्टिंग होगी, टेस्ट इंजीनियर ने, ये दूसरे टेस्ट इंजीनियर्स ने कर ली और इन दोनों को जोड़ के एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? लेवल समझ में आ रहे हैं? ये नीचे का लेवल है यूनिट, ये कंपोनेंट लेवल है, ये इंटीग्रेशन लेवल है, ये सिस्टम लेवल है। ठीक है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, या नॉर्मली हम टॉकिंग अबाउट लार्जर सॉफ्टवेयर। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात सर की? ठीक है, जी सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, आपने बना लिया और सारे सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ये टेस्ट इंजीनियर काम करेगा। ठीक है, अब आप चेक कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर था वो सही था, तो अब कॉम्बिनेशन भी सही है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसलिए चेक किए जाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस हो कि ये पूरा सॉफ्टवेयर खराब नहीं है। अगर मैं सबको जोड़ने के बाद टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, ये डेटाबेस में आ रहा है या फ्रंट एंड में आ रहा है या ये वाले मॉड्यूल में आ रहा है या इधर आ रहा है, तो इसके लिए नॉर्मली बैक एंड अलग चेक हो जाती है, डेटाबेस डाल के देखा जाता है कि डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी अलग चेक हो जाती है, और फिर जिसकी चेक हो गई है वो तो सही चल रहा था, लेकिन ये वाले की चेक नहीं हुई थी, तो पहले इसको चेक कर लो सही चल रहा है अकेले, उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, तो वेरीफाई करता है कि आपका जो कलेक्टिव बिहेवियर सही चल रहा था, तो अभी ये कॉम्बिनेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये पढ़ लीजिए जरा, इंडिपेंडेंट यूनिट्स और ये सारी चीजें। अब ये पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये बिग बैंग क्या होता है, टॉप डाउन होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम बॉटम अप अप्रोच ले रहे होते हैं। बिग बैंग क्या है कि अगर आपका एक पहले, क्योंकि टेस्टिंग इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, तो सॉफ्टवेयर बन जाता था और फिर उसके बाद चेक होता था हेयर एंड देयर कि भाई ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, उसको हम बिग बैंग कहते थे। ठीक है, लेकिन अब मेथोडोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच लेते हैं। सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उसको वहीं टेस्ट करते हैं, जिसको मैंने कहा यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, फिर हर आदमी अपनी चेक कर लेता है, फिर उसको आप जोड़ते जाते हैं। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि नीचे से सही चल रहा था, कहीं जोड़ने में या कम्युनिकेशन में कोई एरर है। ठीक है, तो नॉर्मली यू यूज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, समझ में आ रही है ना? कि बिग बैंग करते थे बहुत पहले, बट नॉट नाउ, क्योंकि उसमें एरर को आइडेंटिफाई करना, पकड़ना कहाँ से आ रहा है बहुत मुश्किल हो जाता था, और जितना बड़ा कोड होता था उतना टेस्ट करते जाओ, एक एरर पकड़ा गया फिर ढूंढ रहे हैं उसको सही करने में। ठीक है, तो दैट्स अ बिग बैंग, बट नॉर्मली वी डोंट यूज बिग बैंग अप्रोच, वी यूज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला मॉड्यूल भी सही चल रहा है, ये वाला मॉड्यूल भी चल रहा है, अब ये पूरा का सिस्टम उठा के कस्टमर को देना है। ठीक है, अच्छा ये भी होता है कि आप एक एक मॉड्यूल देते जाते हैं, और जब दूसरा मॉड्यूल देते हैं तो उसको जोड़ते जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि आप पूरा का पूरा सिस्टम एक दफा कस्टमर को दें। तो आपने एक मॉड्यूल दिया, उसके बाद अगली दफा दूसरा मॉड्यूल दिया, तो दोनों को आप इंटीग्रेट करके देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल थ्योरी ये है कि जब आपने अलग अलग मॉड्यूल चेक कर लिए,
तो कंप्लीट चेक करने के लिए आप पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, पूरे सिस्टम को, और फिर आप चेक करते हैं उसकी फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस के साथ। ठीक है, और दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। बट नॉर्मली इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप, या तो बना हुआ सॉफ्टवेयर है, जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है जो बहुत पहले से बना हुआ है, उसके 6 मॉड्यूल हैं, तो वो आप देते हैं। अदरवाइज तो आप क्या करते हैं, कस्टम डेवलपमेंट में थोड़ा थोड़ा बना के देते जाते हैं। ठीक है। ठीक है। फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, किसी को याद है फंक्शनल सॉफ्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉन फंक्शनल क्या होती है? याद है किसी को? याद है किसी को? एनीबॉडी? देखिए, जो फीचर्स है दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। यानी मुझे, मैं स्क्रीन चलाऊं तो मुझे ये दिखना चाहिए, दैट्स इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं चलाऊं तो लेस देन 2 सेकंड में अब ये अपलोड हो जाना चाहिए या रिस्पॉन्स आना चाहिए, दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये सिस्टम जो है वो रिलायबल होना चाहिए, दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स क्या होती है। सिस्टम टेस्टिंग इज प्योरली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है? अगर आपने एक सॉफ्टवेयर का कोड लिखा हुआ है, और अगर आप उस पे कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं कुछ डेटा या कुछ स्टेप्स चला रहे हैं, तो अंदर कोड कैसे लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, उसकी लॉजिक कैसी है, फॉर यू इट इज ब्लैक बॉक्स। ठीक है। तो आप कुछ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और द सॉफ्टवेयर आपका बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है आपको, उसकी लॉजिक, उसका कोड नहीं पता, और उसका आउटपुट आप देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स, या फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं। तभी मैं उसकी डिटेल बताऊंगा आगे चल के। ठीक है। तो जो सिस्टम टेस्टिंग होती है वो वाइट बॉक्स नहीं होती है, यानी उसमें लॉजिक और लूप्स नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे चल के बताएंगे। ठीक है, कि क्या होता है वाइट बॉक्स, क्या होता है ब्लैक बॉक्स, क्या होता है रिग्रेशन, क्या होता है, ये सब थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी हम लेवल पढ़ रहे हैं, छोटा सा मॉड्यूल, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड देन सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है। अब ये देखते हैं कि जनाब आपका जो पूरा सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्स, जो आर्किटेक्ट है उसका मतलब है रिस्पॉन्स, आपकी परफॉर्मेंस या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो नॉन फंक्शनल के लिए आपका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस की जो फीचर्स थे, फंक्शनैलिटी थी, वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो यू आर मेकिंग श्योर कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो दी गई थी वो सही है कि नहीं। ठीक है यहाँ तक? अब जरा थोड़ा सा डिटेल में, दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको जरा पढ़िए, फिर हम जरा देखते हैं इसका क्या मतलब है। टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, अल्फा, बीटा, एडॉक, ब्लैक बॉक्स, सॉरी बैक एंड, फिर हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली कुछ भी है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, तो पढ़ लीजिए इनमें से कोई ऐसा नाम जो आप लोगों ने नहीं सुना हो, या ये तो हम जरा कॉन्सेप्चुअली देखेंगे ये क्या है। इसमें से इम्पोर्टेंट तो थोड़ी सी हैं, यानी ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, सिक्योरिटी, रिग्रेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेस, लोड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहरहाल ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। मैं जब प्रोजेक्ट में बैठता हूँ तो बहुत सारे लोग अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग कहते हैं, और ज़रा हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे कि अल्फा बीटा क्या चीज़ होती है। ठीक है यहाँ तक पढ़ लिया, आगे चलें। ठीक है, चलिए अब ज़रा एक एक करके देखते जाइए। अल्फा क्या है? अल्फा इज फर्स्ट टेस्टिंग, इंटरनल टेस्टिंग। ठीक है। इंटरनल का क्या मतलब है? कि आपके टेस्ट इंजीनियर इसको कर रहे होंगे और आपकी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में। ठीक है ना? यानी आपका, कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया और इंटरनल टेस्ट कर रहे हैं नॉर्मली। एक प्रोडक्ट बनाइए आपने, और प्रोडक्ट को कस्टमर को देने से पहले या मार्केट में देने से पहले आप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है ना?
तो दैट्स व्हाट यू डू, जिसको नॉर्मल टेस्टिंग कह लें। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग ये नहीं होती है। बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि आप check नहीं करते हैं। आप ये एक एप्लीकेशन, कभी आपने सुना है कि सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन, अब तो नहीं आता है लेकिन कभी पहले आया करता था, 10 साल पहले, 8 साल पहले, बीटा वर्जन, विंडोज का बीटा वर्जन। लाइसेंस नहीं होता था, वो कस्टमर को दे देते थे कि इसको चेक करो और बग रिपोर्ट करो। तो एक्चुअली वो देखना चाहते थे कि हमारी एप्लीकेशन है। खैर अब तो टेस्टिंग बहुत एडवांस हो गई है और बहुत ही प्रोफेशनल हो गई है, तो अब वो नहीं देते हैं बीटा। लेकिन बीटा वर्जन क्या था कि आपको एक बीटा वर्जन का सॉफ्टवेयर दे दिया, आप अपने घर पे, अपने लैपटॉप पे, अपनी चीज़ों पे चला के चेक करें अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अल्फा वाला कंट्रोल एनवायरनमेंट था, ये अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में से आप चेक करें। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड टेस्टिंग। तो बीटा और अल्फा का समझ में आ रहा है। बीटा इज नॉर्मली डन बाय द एक्चुअल कस्टमर, यानी आपको अगर मैं विंडोज दे दूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दे दे बीटा वर्जन, तो आज से कुछ पहले, साल पहले आया करता था। ठीक है, तो आप बीटा वर्जन लेके चलाते थे, उसमें बहुत थोड़े से बग होते थे, फिर वो चेक होता था, फिर दोबारा से फाइनल रिलीज आता था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अल्फा बीटा का फर्क समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। ठीक है, बीटा क्या है? बीटा का मतलब है एंड यूजर पर्सपेक्टिव। यानी अब आपने लैब से निकाल के लोगों के घरों में दे दिया, वो अपनी चीज़ों के साथ स्लो वाईफाई और स्क्रीन उस पर चला के देख रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि जनाब हमारे एनवायरनमेंट में नहीं चल रहा, हमारी चीज़ों पे नहीं चल रहा, क्योंकि अब ये टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं है, दैट इज ए अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। समझ में आ रही है ये वाली बात? ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। अब ये वाला एनवायरनमेंट है। ठीक है ना? समझ में आ रही है? ये वाला एनवायरनमेंट है जिसमें हर आदमी के घर पे अपना एनवायरनमेंट है। तो पता चला जब आपने लॉन्च किया तो उसने कहा जी मेरे कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है या मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल रहा है। तो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कस्टमर को ये सॉफ्टवेयर सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा। ठीक है, ये चीज़ें क्यों आई हैं? एक्चुअली आज से कोई 20 साल पहले डिज्नी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। कौन सा बनाया था? लायन किंग के नाम से एक मूवी बनाई थी। ठीक है, और वो एप्पल कंप्यूटर पे बनाई थी और बहुत ज़बरदस्त बनाई थी और बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। और वो जब क्रिसमस पे लॉन्च हुई तो पता चला कि जी वो कुछ थोड़े से लोग हैं जिनके पास एप्पल कंप्यूटर है, उसमें तो चल रही है, लेकिन वो IBM वर्जन जो पीसी है उस पे नहीं चलती है। एक बहुत बड़ा वो हो गया था। अ, मतलब समझिए डिज्नी के लिए ना एक संभालना मुश्किल हो गया था कि बच्चे रो रहे हैं, क्रिसमस पे सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, आपने ऐड चलाए थे और टीवी में चलाए थे वो। ठीक है, तो इसलिए आप मेक श्योर करते हैं कि कस्टमर के पास कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब खैर नहीं चलते हैं, बहुत एडवांस हो गई, लेकिन बहरहाल ये पहले होता था। ठीक है, तो बीटा इज फॉर टेस्टिंग एंड यूजर का। बिफोर रिलीजिंग इट, लाइसेंस वर्जन आप क्या करते हैं, फाइनल टेस्टिंग करवा लेते थे। ठीक है, ये करवा लेते थे, तो इससे क्या होता था कि आपको कॉन्फिडेंस होता था कि 5,000 लोगों के घरों में चल रहा है, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना उसमें सारी चीजें हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है? पढ़ लीजिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले आप नंबर ऑफ यूजर्स को डिफाइन करते हैं, कुछ कंट्रीज में भेजते हैं, कुछ जगहों पर भेजते हैं, और फिर आप उससे फीडबैक मांगते हैं कि भाई बताओ क्या हुआ। ठीक है, या नॉर्मली आप कहीं अपलोड कर देते हैं और आप चेक करते हैं कि कौन कौन लोग डाउनलोड करा है, फिर आप उससे पूछते हैं। एडॉक टेस्टिंग क्या है? ये भी बहुत पुराना वर्जन है कि जब आप टेस्टिंग इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, तो आप क्या करते थे कि अब सॉफ्टवेयर बन गया है, छोटे से सॉफ्टवेयर तो अभी भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बन गया है और विदाउट एनी प्लान, जैसे आपका FIP करते हैं तो आपके पास कोई प्लान तो होता नहीं है, FIP में बन गया, अब आप कहते हैं यार इसको टेस्ट कर लो, तो दैट इज एडॉक टेस्टिंग। ना कोई टेस्ट केस है ना कुछ है, और आप उसको बना रहे हैं, तो दैट इज एडॉक टेस्टिंग। उसका कोई प्लान नहीं है। जबकि हमने अभी टेस्टिंग साइकिल में देखा था कि कोड आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद एक प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं और सारा कुछ है, तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। तो दिस इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट। अब ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन बहरहाल आपको वाइट बॉक्स, ओ सॉरी, अल्फा बीटा का पता होना चाहिए, डॉग टेस्टिंग, ठीक है ना। तो एफआईपी में यही करते हैं, देर इज नो टेस्ट प्लान, देर इज नो टेस्ट केस, तो आप कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। अब जरा देखते हैं व्हाट इज बैक एंड टेस्टिंग। बैक एंड टेस्टिंग का मतलब है मैं एक एप्लीकेशन से डेटा डाल रहा हूँ किसी डेटाबेस में। तो मुझे ये चेक करना है कि फ्रंट एंड से डेटा सही जगह स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई जीरो तो नहीं आ रहा, कोई ब्लैंक तो नहीं रह रहा, कोई, ठीक है ना। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैंने एंटर 4 किया था तो ये 4 ही आ रहा है, या मैंने नाम में एंटर किया था तो सही आ रहा है, कोई बीच में दरमियान में कनेक्टिविटी का तो मसला नहीं है। फ्रंट एंड जो है बहुत अच्छी तरह से डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, तो ये बैक एंड आप डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है, ओरेकल, ये पोस्टग्रेस, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस का पता चला कि फ्रंट एंड का स्क्रीन कुछ और है और बैक एंड का कुछ और है, आप नाम जो है वो 16 का डाल रहे हैं, वहां तो सिर्फ 12 ही है। तो ये सब टेस्टिंग हो जाती है कि जनाब दोनों का स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा। तो टेबल स्ट्रक्चर, स्कीमा, सारी चीजें आप चेक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैक एंड टेस्टिंग। डेटा सही जा रहा है, सही फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक बैक एंड का मतलब आप चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, बॉटम अप करते हैं, ब्रेक डाउन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जीयूआई इन्वॉल्व नहीं होती है, आप डायरेक्ट जाके कनेक्ट करते हैं डेटाबेस पे और डाल के देखते हैं कि जनाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। डेटा लॉस तो नहीं हो रहा, कोई डेटा करप्ट तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि वहां से डल रहा है और यहाँ आ ही नहीं रहा है, जीरो आ रहा है। तो डेटा लॉक तो नहीं है, डेटा लॉस तो नहीं है, डेटा करप्शन नहीं है, ठीक है। अगर है तो फिर आप देखते हैं। तो आप क्या करते हैं, फ्रंट एंड को हटा के डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, तो आप कहते हैं यार डेटाबेस तो बिल्कुल सही है, अब तुम जरा फ्रंट एंड दिखाओ, ठीक है। तो उसको अलग अलग करके फाइंड आउट करना जरा आसान हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बैक एंड क्यों करते हैं? क्लियर है भाई? अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप लिखते हैं वो ऐसी बात है, आप डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए लिखते हैं या डिफरेंट फोन्स के लिए लिखते हैं। अब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर तो या तो एंड्रॉयड है या एप्पल का वो है आईओएस। तो आप दोनों को चेक करते हैं कि दोनों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कोई एप्लीकेशन है जो वेब बेस्ड है, तो आप कहते हैं जी इस पे चल रही है, इस पे चल रही है, इस पे चल रही है। पहले होता था कि जी फलाने पे नहीं चलेगी, इसको नेटस्केप से चलाएंगे, क्योंकि पिछले सालों में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ओपेरा पे चल रही है, फायरफॉक्स पे नहीं चल रही। तो यू मेक श्योर कि आपके पास कोड लिखा हुआ है वो सारी एप्लीकेशन पे चल रहा है, क्योंकि अभी ये बहुत मैंडेटरी हो गया है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चला के देखें, ठीक है। तो ये ब्राउजर कंपैटिबिलिटी चेक हो रही है, ठीक है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्ट। इससे क्या समझ में आ रहा है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्ट? आपके पास एक ओल्डर वर्जन था, आपने नया वर्जन डाउनलोड कर लिया है, तो नए वर्जन डाउनलोड करने से डेटाबेस पे, एप्लीकेशन पे, किसी चीज़ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वरना तो फिर सारा डेटा जाया जाएगा मेरी इस एप्लीकेशन। तो अगर मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो जितने भी ऑफिस के नए वर्जन आएंगे, पावर पॉइंट के आएंगे, सबसे वो कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया था और वो 10 साल चला, अब उसको आप हटा के दूसरा वर्जन ला रहे हैं, तो डेटा तो वही होगा ना। बैंक के पास अगर 10 साल का डेटा है, 10 लाख लोगों का, तो वो डेटा तो नहीं चेंज होगा। तो पुराना सॉफ्टवेयर जो है ना आपका, उसी के ऊपर आके रिजाइड करेगा, फीचर्स बेहतर हो जाएंगे, उसकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो जाएगी, लेकिन डेटा वही रहेगा। तो समझ में आ रही है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी? डेटा टेबल, डेटा फाइल, डेटा स्ट्रक्चर हैज टू बी सेम। नया वर्जन, जैसे अगर आप ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो ऑफिस की पुरानी फाइल है तो वो खोल ले उसको, ऐसा ना हो कि वो कहे कि जी ये तो नहीं खुल सकती, द वर्जन इज इनकम्पेटेबल। समझ में आ रही है बात? क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस।
और ये बहुत ही क्रिटिकल काम हो गया है कि जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिफाइन कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि आपका जो एज ग्रुप है वो क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ट्राई अंडरस्टैंड कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है वो कितना यूज हो रहा है। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है बहुत जबरदस्त है उसकी फंक्शनैलिटी, लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है या आपने बनाया है लेकिन वो बच्चों के लिए बनाया है तो बच्चों से आपने इनपुट नहीं लिया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ग्राफिकल इंटरफेस नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपके पास बने होते हैं कि देख लीजिए आपको इस तरह से दिखेगा, टॉप डाउन ऐसे होगा, ये मेन्यू यहाँ से गिरेगा और ये चीज़ें ऐसे आएंगी। तो और आप कुछ ऑडियंस को, अगर आप एक फैक्ट्री के लिए बना रहे हैं जहाँ 5,000 लोग हैं, तो आप उसमें से कम 500 लोगों को दिखा देते हैं कि देख लो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर उनकी समझ में आ रहा है तो फिर आप उस इंटरफेस को यूज करते हैं। तो अगेन दिस इज अनदर कंपोनेंट अदर देन फंक्शनैलिटी। दिस इज अनदर कंपोनेंट जिसको आपको जहन में रखना होगा। फंक्शनल एक अलग कंपोनेंट है, ग्राफिकल इंटरफेस अलग कंपोनेंट है, कंपैटिबिलिटी एक अलग कंपोनेंट है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल क्यों है? इंटरफेस एक अलग चीज़ है, फीचर एक अलग चीज़ है, परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है, सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है। समझ में आ रही है वाई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड अब सिक्योरिटी के लोग अलग होंगे जो सिक्योर कोड लिखेंगे, ग्राफिकल इंटरफेस के लोग बिल्कुल अलग होंगे, और कमरे में बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कस्टमर कैसे सोच रहा है, डेवलपर जो फंक्शनल दे रहे हैं आपको वो अलग लोग होंगे, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा आपको 1 मिनट रह गया, खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से लॉग इन करना होगा। ठीक है जनाब।